गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 3 पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे का पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में आप लोग जाने थे कि हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और 1921 में हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, मोहनजोदड़ो का बस दिया हुआ है। साथ में वर्तमान में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था कि वर्तमान समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर है करके। तो वर्तमान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। और भारत में अगर हम देखें कि इसी प्रकार की सभ्यता जो है तो गुजरात में धोलावीरा एवं लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है अफगानिस्तान में भी है और साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर शहरों की बसाहट किस प्रकार थी। शहरों की बसाहट में आप लोग जाने थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो नगर थे वो सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे, मतलब योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था, जिससे सड़क के दोनों किनारों पर मकान बनाए गए थे और मकान में पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी, जो कि नालियाँ जो हैं सड़क के दोनों किनारों में जो मकान बने हुए थे उससे जो नालियाँ निकलती थी पानी निकासी के लिए, वो प्रमुख नालियों में जाकर के मिलती थी। और मकान में जो था वो आंगन, शौचालय, स्नानघर भी बने हुए थे। आज हम लोग इसके अलावा प्रमुख भवन के बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक में देखिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार, उसमें चित्र दिया हुआ है। पेज नंबर 14 में देखेंगे, उसमें चित्र दिया है और बीच में एक कुंड की भांति आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं, प्राचीन मंदिरों में, तो वहाँ पर कुंड देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक कुंड दिखाई दे रहा है। ये जो कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है। यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना था, मतलब नगर जो है 2 हिस्सों में था। ये आप लोग पढ़े थे अभी पिछले वीडियो में, जिसमें एक ऊंचाई पर था और एक निचले स्थान पर था। तो ये जो स्नानागार प्राप्त हुआ है ये नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। यह इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बीच आंगन में चौकोर कुंड है। ठीक है, चारों ओर कमरा बना हुआ है, जैसे धर्मशाला जैसे ही मान सकते हैं इसको। और इसके बीच में कुंड बना हुआ है। यह कुंड जो है लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसके किनारे में कुआं भी बना हुआ है, संभवतः इससे पानी भरा जाता रहा होगा। जो कुंड है, कुंड में पानी भरने के लिए जो है इस कुएं का उपयोग किया जाता रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है, जैसे कि स्विमिंग पूल में पानी को निकाला जाता है ना, वैसे ही ये भी एक उसी रूप में है। इसकी जो पानी जो है जब इस कुंड का जब उपयोग किया जाता था और पानी जब गंदा हो जाता था तो उस गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं। इसके फर्श की जोड़ाई भी इस तरह से की गई थी कि किसी भी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव ना हो। और नीचे जो कुंड के नीचे जो फर्श है उसका जो बनावट है इस प्रकार से किया गया था कि उसमें नमी और रिसाव न हो। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय में किया जाता रहा होगा। जैसे कि हमारे घर के आसपास में हम लोग भवन देखते हैं, उस भवन का उपयोग ऐसे ही होता है, सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों के द्वारा किया जाता है और वो जो है किसी धार्मिक या विशेष कार्यक्रम के लिए ही किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्नानागार पाया गया है और इसके चारों ओर जो कमरे बने हुए हैं, इसका उपयोग भी किसी सार्वजनिक धार्मिक कार्य के लिए किया जाता रहा होगा। इसके बाद आगे देखें, इस तरह का कोई और भवन भी प्राप्त हुआ है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह का एक और भवन जैसे हड़प्पा की खुदाई से पता चला है जो गोदाम की तरह का है।
जैसे कि हम लोग अनाज रखने के लिए गोदाम बनाते हैं, वैसे ही जिनके घर जैसे कि खेत है, तो खेत में जब अनाज की पैदावार हो जाती है तो उस अनाज को बचा के रखने के लिए गोदाम में रखा जाता है। वैसे ही यहाँ भी एक गोदाम पाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार यानी कि अनाज रखने का स्थान होगा। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगहों से प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांव से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता रहा होगा। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। जैसे कि भूकंप जानते हो, बाढ़ और सूखा, ये जो है प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति के द्वारा आती है। इसको मनुष्य जो है इस प्रकार की आपदा जो है मनुष्य निर्मित नहीं करता है। तो भूकंप आ गया तो उससे बहुत जन धन की हानि होती है, बाढ़ आने से सारी फसलें जो हैं नष्ट हो जाती हैं और सूखे की स्थिति में फसल तो उत्पन्न होती ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो अनाज का जो गोदाम होता था, जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, उस अनाज का उपयोग इस समय किया जाता रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, यहाँ के भवन निर्माण के बारे में तो हम लोग जान गए। अब वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसको हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी की जो शासन व्यवस्था थी, उन शहरों में कुछ भवन बड़े थे और एक परकोटे से घिरे थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर पाए गए हैं, वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितने भी शहर पाए गए हैं उसमें एक ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासक का था जो शासन चलाते रहे होंगे। जैसे कि राजाओं का राजमहल जो होता है बहुत ही विशाल होता है और बाकी उनकी प्रजा जो है छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करता था, जहाँ पर शासक वर्ग रहते थे। संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत होंगे। वहाँ राजा होते थे या नहीं हमें सही पता नहीं है, किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि वे उनके राजाओं के रहे होंगे। आप लोग पेज नंबर देखिए 12, उसमें कालीबंगा की खुदाई से मिले कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और शिलाओं पर खुदे हुए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो राजा महाराजाओं के चित्र रहे होंगे। अब आगे देखते हैं काम धंधे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वहाँ की काम धंधे कैसे थे। तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। वहाँ के लोग जो है प्रमुख रूप से कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि थे। इसको याद रखेंगे कि सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें क्या क्या थी। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी रहते थे। जैसे कि आज हम लोग अपने घर के आसपास में हम लोग अपने दैनिक जीवन में जैसे कारीगरों से लोहार के पास जाते हैं, बढ़ई के पास में जाते हैं, तो वैसे ही उस समय में कुछ कारीगर होते थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। वे तांबा, पीतल, कांसा, रांगा आदि धातु से परिचित थे। खुदाई से यहाँ से बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर जब खुदाई हुआ था तो कांसे का बर्तन और तांबे का बर्तन, औजार और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इन लोग कांसे से परिचित थे इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। इस कारण दैनिक जीवन में पत्थरों से बने औजारों का काफी अधिक महत्व था। जैसे आदि मानव जो है औजार के रूप में पत्थर का उपयोग करता था, वैसे उस समय के लोग भी जो है अपने दैनिक जीवन में औजारों के रूप में पत्थरों का उपयोग करते थे। औजारों के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके से माला बनाते थे। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, समुद्री सीपों व शंखों से चूड़ियां भी बनाते थे। अभी के समय में भी आप लोग देखते होंगे कि शंख और सीप से माला या फिर चूड़ियां जो है बनती हैं। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 13 में देखेंगे नक्काशीदार बर्तन हड़प्पा संस्कृति की
दी हुई है, उसमें कुछ अलग बनावट दिख रहा है। जैसे कि हम लोग अभी के मटके में देखते हैं वो एक ही कलर में दिखाई देता है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ रंगीन सा दिखाई दे रहा है। यहाँ उद्योग से संबंधित वस्तुएं, कुम्हार के भट्टे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्टा, कपड़े रंगने के भट्टे और मनकी बनाने के कारखाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इससे ये पता चलता है कि यहाँ लोग किस प्रकार के उद्योग धंधों से किस प्रकार के उद्योग धंधे जो हैं करते थे। इसीलिए यहाँ इसका पता कैसे चला, कुम्हार का भट्ठा और कांसे बनाने वाले कारीगर का भट्ठा, कपड़े रंगने के भट्टे, मनके बनाने के कारखाने, इनके अवशेष प्राप्त होने के कारण से यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में हमको पता चलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापार। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ के लोग जो हैं किस प्रकार के व्यापार करते थे। तो यहाँ का जो व्यापार था बहुत ही उन्नत अवस्था में था। अब ये तो जाहिर है कि जब उनकी मकान बनाने की जो कला थी इतनी उन्नत थी, और तो फिर इनके और कृषि व्यवसाय भी इतना उन्नत था, तो व्यापार भी इन लोग का उन्नत ही रहा होगा। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। आयात और निर्यात तो आप लोग जानते ही होंगे, प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हो। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। आयात यानी कि जो वस्तुएं जो है आती हैं उसको आयात कहते हैं, और निर्यात यानी कि जो वस्तुएं मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है उसको निर्यात करना कहते हैं, और जो वस्तुएं दूसरे जगह से यानी कि बाहर से अपने देश में या अपने गांव में आती है उसको हम आयात कहते हैं। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। इसको याद रखेंगे कि व्यापार जो है यानी कि विदेशी व्यापार जो है प्रमुख रूप से जल मार्ग से होता था। लोथल की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। अब देख लिए गोदी किसको कहते हैं, आप इसको भी जान लेते हैं। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहां समुद्र या नदी के किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कहते हैं। तो ये लोथल गोदी किसे कहते हैं आप लोग जान गए होंगे कि ये बंदरगाह का छोटा रूप है। अब यहाँ पर मैं ये टॉपिक यहाँ समाप्त कर रही हूँ, और इससे आगे का टॉपिक हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ में जो खाली स्थान दिया हुआ है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसी से संबंधित है सारे खाली स्थान। आप लोग को पाठ वीडियो जो है आप लोग देखोगे तो आप लोग अच्छे समझ आ जाएगा कि किस खाली स्थान में क्या आएगा, तो उसको आप लोग फिलअप करके रखेंगे।